हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। देखिए, हम जो है हमने अपनी घटना चक्र की बुक स्टार्ट कर दी है, स्पेशली जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो अभी आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, कल हमने जो है पहले ही क्लास देखी थी जिसमें हमने कुछ एंशियंट हिस्ट्री के, जैसे गुप्त काल थे और जो है वैदिक एज था, यहाँ से हमने सवाल देखे थे। और थोड़ा सा सवाल हमने जो है बौद्ध धर्म से भी देखे थे। अब हम इसमें जो है पूरा बौद्ध धर्म नहीं कवर कर रहे हैं। जितने भी हमारे बीपीएससी में इंपॉर्टेंट सवाल बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो 38वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के हों, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये क्लास जो है मिस नहीं करना है, क्योंकि पहले क्लास को जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। मुश्किल से जो है बहुत ही कम व्यू आए हैं। तो आप तक क्लास पहुंचाने में आप सभी लोग जानते हैं कितनी मेहनत लगती है। वीडियो को रिकॉर्ड करना आपके लिए, उसके बाद अपलोड करना, और फिर ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं। अभी हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं हैं कि हम आपके पास जो है लाइव आकर पढ़ा सकें। तो अभी आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा, और हम आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। देखिए, हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया था। आज की सेशन में हमारे छोटे छोटे टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें जैन धर्म रहेगा। इसके अलावा हम देखेंगे शैव और भागवत धर्म रहेगा, और छठी सती जो है छठी शताब्दी जो ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा थी, जिसमें आप पाटलिपुत्र को देखेंगे कि कैसा था, किसने किसने राज किया, किसने बसाया। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो तो को पूरा देखिएगा। लास्ट में जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, बहुत ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, लेकिन एक दो लोगों के अलावा किसी ने जवाब नहीं दिया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप समझदार हैं तो आप खुद जानते होंगे। देखिए, 42वीं बीपीएससी में पूछा गया, इसके बाद 47वीं बीपीएससी में पूछा गया, फिर 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी में पूछा गया। ये आपका सवाल क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, ये आपका इनका जन्म जो हुआ था ये कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, ये वैशाली के निकट जो है पड़ता है। बिहार में एक जगह है, वैशाली एक ज़िला है, और वहाँ आपको ये देखने को मिलता है। देखिए, इनका जन्म अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इनका जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के निकट जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी माता का नाम जो है त्रिशला था, और ये वैशाली के जो है लिच्छवी गणराज आपने नाम सुना होगा। यहाँ के जो प्रमुख थे चेटक इनकी बहन थी, और इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, ये घातक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई जो है नंदीवर्धन थे। और अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा दूं तो आप एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, और एक्सप्लेनेशन को मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप सभी के लिए होने वाला है। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के जो है लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी, और पिता जो सिद्धार्थ जो थे ये ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई जो है नंदीवर्धन थे, और कुछ प्राचीन संस्करणों में जो है एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व जो है आपको मिलता है, और इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। और महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि जो है ये 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं, और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में दिखाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, 47वीं बीपीएससी का सवाल है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर का जो है प्रथम शिष्य कौन था, तो उसका नाम था जमाली। ठीक है, उसका नाम था जमाली। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, भगवान महावीर का जो जन्म था ये क्षत्रिय वंश में हुआ था। अभी आप सभी लोगों ने देखा कि इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला था, और इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। अब देखिए, इनकी पत्नी का नाम जो है यशोदा था, और उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। यह उनका प्रथम शिष्य था। तो आप कह सकते हैं कि जो इनका दामाद था वो इनका जो है प्रथम शिष्य रहा था। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर होती हुई चल रही होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आता है बीच में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है। 63वीं बीपीएससी
2017 में ये सवाल पूछा गया है। तो इनका मोक्ष स्थान आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। इनका मोक्ष स्थान जो है, या इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में हुई थी। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण स्थित जो है ये कहाँ पर है, पावापुरी में है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। अगला सवाल देखिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन या महावीर स्वामी की मृत्यु जो है ये कौन से नगर में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका, देखिए मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है ये किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीवकों ने किया था। याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के लोगों ने इस जो गुफा थी जिसका नाम था बराबर की गुफा, इनको जो है आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किया था। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया था। देखिए, मौर्य युग में जो है गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह जो है ये बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है। ये आपका कौन सबसे जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इसका का नाम क्या है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। तो इसको जो है किसको कहा जाता है, तो इसका नाम है 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 14 पूर्व जो है या पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे और ये भी महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जो है जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला सवाल देखिए, त्रिरत्न या जो है 3 रत्न या सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, देखिए 66वीं बीपीएससी का सवाल है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा त्रिरत्न का संबंध जो है ये जैन धर्म से है। ठीक है, ये जैन धर्म से है, याद रखिएगा। देखिए, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था और जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिनमें सटीक ज्ञान या सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और जो है सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में जो है त्रिरत्न कहा जाता है। तो ये सभी आप तीनों रत्न याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक विचार और सम्यक चरित्र। ठीक है, ये आपसे कभी कभी पूछता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है, ये आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी चीज़ें समान नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन जो है ये जो है समान नहीं है। 40वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बौद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, हुए निर्माण के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। कौन, महात्मा बुद्ध। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को जो है आवश्यक बताया। अगला सवाल देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था मक्खलीपुत्र गोसाल। ठीक है, उनका नाम था मक्खलीपुत्र गोसाल। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बार बार आपसे सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं, तो इनका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको जो है इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। इस क्लास के अलावा जितनी भी क्लासेज हमारे चैनल पर होती हैं उन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाया करेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो। देखिए, मक्खलीपुत्र गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला सवाल देखिए, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी, ये जान लीजिए पहले। 1 नंबर का सवाल तो ये हो गया कि प्रथम जैन संगीति जो है कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलभद्र। उनका नाम था स्थूलभद्र, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा या संगीति का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। देखिए, 11वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित राजाओं में से
किसका जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव था? भारी झुकाव किसका था? तो ये कलिंग नरेश खारवेल का था। आपने देखा होगा, अभी आपने ऑप्शन भी देख लिया होगा, कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, इनका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति जो है अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में मिला है। अगला सवाल देखिए, 12वें नंबर का सवाल है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, इसको क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, कैवल्य को प्राप्त किया था, वो कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, इन्होंने जो है जुम्भिक ग्राम में, ठीक है, जुम्भिक ग्राम में इनको जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे जो है कैवल्य कहते हैं। तो इसके बाद ये जो है केवलिन कहलाए थे। तो ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, बीपीएससी सीडीपीओ का सवाल है 2005 का। महावीर स्वामी को 12 वर्षों तक की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और फलता हुए जो है केवलिन कहलाए। अगला सवाल देखिए, शैव और भागवत धर्म से संबंधित होने वाला है। 39वीं बीपीएससी का सवाल है। कहा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन जो है अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन जो है अत्यधिक थी? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुप्त शासकों के। ठीक है, गुप्त शासकों के, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ और गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। इन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया और अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन जो है गरुण गुप्तों का जो है राज चिन्ह था। अगला सवाल देखिए, नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत। नाथ संप्रदाय के ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने जो है उत्तर भारत में इस तरह को, इस धर्म को जो है भक्ति धर्म को जो है लोकप्रिय बनाया था। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 का ये सवाल है। देखिए, नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं को तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था से आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और इसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। अगला सवाल देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, ये हमारा टॉपिक है और इससे संबंधित जो सवाल है, देखिए कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं किसने की थी, ये क्योंकि पुराना सवाल है तो उस टाइम पर जो है सही जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया था। इनकी स्थापना जो थी ये अजातशत्रु ने की थी, याद रखिएगा, अजातशत्रु ने की थी। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसका कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। आयोग ने इसको स्टार मार्क कर दिया था। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से बदलकर जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ये विकल्प माना था, लेकिन ये गलत है। अगला सवाल देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन? देखिए, पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने राजधानी बनाया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये उदयन ने बनाया था। उदयन ने बनाया था। स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त अजातशत्रु ने की थी और उदयन ने जो है इसको अपनी राजधानी बनाया था। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 का सवाल है। देखिए, अगला सवाल देखिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर आपको उदयन मिल रहा है, तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 का सवाल है और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित की थी? तो पहली राजधानी जो होती थी ये मगध की, ये राजगीर होती थी, लेकिन उदयन ने इसको क्या कर दिया? उदयन ने जो है राजगीर से जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किसने बसाया था? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम के नाम से एक किला बनाकर इसकी स्थापना की थी, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा चौथे नंबर का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प। देखिए, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र था उसको हम किस नाम से जानते थे, तो उसको हम जानते थे मगध के नाम से, मगध के नाम से जानते थे। और मगध कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में सवाल पूछा गया था। और प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है, चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है। और अनर्थ जो है प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। अगला सवाल देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, ये आपको बताना है। 42वीं बीपीएससी का सवाल है कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था पहला, वो कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व जो है 6वीं शताब्दी में बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है बिंबिसार को माना जाता है, और यह हर्यक वंश का संस्थापक था। और लगभग जो है 540 से 492 ईस्वी तक इनका जो है शासन था। मगध का जो उत्कर्ष हुआ यह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की, तो अभी आपने ऊपर के सवाल में देखा किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। ठीक है, बिंबिसार ने की थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल आपका पूछा गया था अभी रिसेंटली में। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है, आप सभी लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है राजा बिंबिसार को माना जाता है, और यह जो है हर्यक वंश से संबंधित था। अगला सवाल देखिए, मगध की राजधानी राजगीर के प्राकृत नाम क्या था। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था, तो इसका प्राकृत नाम था राजगृह। ठीक है, इसका प्राकृत नाम था राजगृह, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम जो था ये राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच संघर्ष होते रहे, अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था ये हर्यक वंश था, और इस वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपको जो है महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो देखिए मल्ल की राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। तो मल्ल का जो है ये कुशीनारा था, याद रखिएगा कुशीनारा, इसका चौथा हो जाएगा। अंग की जो है ये चंपा थी, तो इसका 3 हो जाएगा। और गांधार की जो है ये तक्षशिला थी, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और वत्स का जो है कौशाम्बी था, तो ये 4 3 1 2 हो जाएगा। और आप सभी लोगों को 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां जो है पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो हमने क्या देखा था 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 जो है पहले ही विकल्प में है। बीपीएससी सीडीपीओ का ये सवाल है, तो इसका पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र था ये वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा। 48वें से 52वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। देखिए वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया, और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में जो है सरप्रमुख थे। अगला सवाल देखिए, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुआ करती थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी ये कहाँ हुआ करती थी। देखिए सवाल केवल आपसे बदल बदल कर पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैशाली। ठीक है, वैशाली ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। स्पार्टा ये तो भारत की बात है ही नहीं, एथेंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वैशाली की बात है। अगला सवाल देखिए, उसके पहले एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसका भी देखिएगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली में थी। वस्तुतः 6वीं सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन था, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी जो है सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला सवाल देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो इसका नाम था आप सभी लोग जानते हैं राजगृह या गिरिव्रज। राजगीर या राजगीर पहले कहा जाता था, अब तो राजगीर कहते हैं, पहले राजगृह कहा जाता था, और उससे भी पहले जो है इसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में भी पूछा गया, और इसके अलावा अगर हम देखें तो 47वीं बीपीएससी में भी ये सवाल 2005 में पूछा गया था। देखिए पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था ये वृहद्रथ वंश था, और इस वंश के पहले राजा जो है वृहद्रथ का पुत्र जो है जरासंध था। इसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो है बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो है 492 ईसा पूर्व में हुई, और इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला सवाल देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो पहली राजधानी की अगर बात की जाए तो ये थी आपकी कौन सी,
राजगृह थी, लेकिन राजगृह कहीं पे दिखा नहीं है इसमें, तो इसीलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ई विकल्प इसका सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो देखिए, सबसे पहले तो आप राजगृह ढूंढिए। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा। ए विकल्प 69वीं बीपीएससी प्री 2023 का सवाल है। अगला सवाल देखिए कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? महावंश के अनुसार जो है बिंबिसार किस आयु में जो है बैठा था गद्दी पर, ये आपको बताना है। तो महावंश एक जैन धर्म का जो है ग्रंथ है, और इसके अनुसार जो है 15 वर्ष की आयु में जो है ये मगध की गद्दी पर बैठा था बिंबिसार। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ पर 2018 में ये सवाल पूछा गया था। बिंबिसार का जन्म 558 या 59 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के रूप में पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली, और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अगला सवाल देखिए, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो चाहे अजात शत्रु हो, उदयन हो या बिंबिसार हो, ये सभी जो है ये हर्यक वंश से, पितृहत्ता वंश या हर्यक वंश से संबंधित है, क्योंकि सभी ने अपने बाप को मार के जो है गद्दियाँ हासिल की। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2011 में। मगध का शासक अजात शत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन, ये देखिए यहाँ पर उदयन और उदयन दो अलग अलग राजा हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उदयन को याद रखिएगा, उदयन ने इनकी हत्या कर दी थी। जैसे इन्होंने अपने बाप का जो है कत्ल करके गद्दी लिया था, वैसे ही इनकी भी हत्या करके गद्दी ले ली गई। अगला सवाल देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया है। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। ठीक है, हर्यक वंश का इनका नाम था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची आपको कहाँ पर मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलती है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय में। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद हैं। कौन कौन से? तो अंग, ठीक है, अंग, मगध, कोसी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती और जो है गांधार एवं कंबोज। अब इनमें से अगर देखें तो ऐसा कहते हैं कि दक्षिण भारत में जो है केवल एक ही राजवंश था जिसका नाम था अस्मक। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, वैसे मैंने जो है बताया है मेरे हिसाब से सही है। तो जो अस्मक था ये जो है दक्षिण भारत का एक जो है केवल और केवल मात्र एक ही राजवंश था, बाकी सभी जो है ये उत्तर भारत में थे। मैं फिर से बता दूं, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। अगला सवाल देखिए, इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो है अस्मक, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दक्षिण भारत में स्थित था। और जनवसभ सूक्त में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ इनके नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। अगला सवाल देखिए कि जो है प्रद्योत कहाँ का राजा था? चंड प्रद्योत का नाम आपने सुना होगा, तो ये कहाँ का राजा था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 20वें नंबर का, ये जो चंड प्रद्योत था ये अवंती का राजा था। ठीक है, अवंती का राजा था। बीपीएससी सीडीपीओ पर 2018 में सवाल पूछा गया है। देखिए, बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वारण बख्ता के से जो है वत्स नरेश उदयन का जो है विवाह हुआ था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदत्ता नामक जो है नाटक में मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो ये भास हैं। आधुनिक मालवा से ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिण अवंती की राजधानी जो आप बाहुबली में देखते हैं माहिष्मती थी। अगला सवाल देखिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का जो है चिकित्सक कौन था? देखिए, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, और इनका नाम है जीवक। इन्हीं को जो है चंड प्रद्योत की जो है सहायता के लिए भी भेजा गया था, याद रखिएगा। तो इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो है ये जो है जीवक था, और बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी इसको भेजा था। देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, ये आपको बताना है। तो नंद वंश के पश्चात जो है आप देखेंगे इसके बाद कौन सा राजवंश आया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा 22वें नंबर का? तो ये मौर्य वंश आ जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश आ जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर बात की जाए नाम नंद वंश की स्थापना की, तो महापद्म नंद ने किया था, और आखिरी शासक जो था इसका वो धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी।
देखिए मगध के नंद वंश की स्थापना जो है शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम काल से जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर से घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद या घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। और इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात जो है मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार जो है निकटतम ए विकल्प जो है सही है। देखिए कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग जो नरेश हैं, खारवेल, इनका संबंध कौन से वंश है ये आपको बताना है। तो इनका जो वंश का संबंध है ये महामेघवाहन वंश से है। ठीक है, ये महामेघवाहन वंश से है, याद रखिएगा। अब देखिए 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में सवाल पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है ये जो है खारवेल था। अगला सवाल देखिए राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख आपने सुना होगा, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से इनका नाम जुड़ा हुआ है। सी विकल्प जो है हमारा ये हमारा सही हो जाएगा। कब पूछा गया था? 43वीं बीपीएससी पर 1999 में पूछा गया था। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी से हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख मिला है, जो इसमें जो है खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला सवाल देखिए अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग जनपद की राजधानी जो थी उसका नाम था चंपा। अंग की राजधानी कौन सी थी? तो उसका नाम था चंपा। ये बीपीएससी सीडीपीओ पर 2005 में पूछा गया है। देखिए उत्तरी बिहार के वर्तमानपुर, भागड़ और मुंगेर जिलों के अंतर्गत जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत ये आते थे। कौन? अभी का जो है भागलपुर और मुंगेर। इसकी राजधानी जो है चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। और दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। अगला सवाल देखिए बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? गोरखगिरी जो है ये किसके द्वारा विजित की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जो है कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा विजित की गई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज का ये आखिरी सवाल था दोस्तों, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया था। देखिए इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। चेदी वंश के शासक जो है खारवेल ने बराबर श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है और इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख भी मिलता है। देखिए ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है यूनानी आक्रमण होने वाला है। और कई सारे टॉपिक इसमें यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, छोटे छोटे टॉपिक है जो हम आगे के हम अपने सेशन में जो है कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए करे। और मैं फिर से कहूँगा कि आप जो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो है मगध का कौन सा राजा सिकंदर के जो है समकालीन था, ये आपको बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।